मंच पर विराजमान आदरणीय नंद कुमार जी, आदरणीय श्री अवधूत सुमंत जी और इस विश्वविद्यालय की कुलपति आदरणीय नीरजा जी और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित भारतीय विचार प्रवाह के संवाहक बहनों और भाइयों। देखिए, आज हम भारतीय विचार मंच के इस कार्यक्रम में भारत राइजिंग विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। 2 दिन तक हम इस विषयों के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। निश्चित रूप से उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा नवनीत निकलेगा जो आने वाले इन 25 वर्षों में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 अगस्त 2022 को कि ये जो 25 वर्ष हैं, ये 25 वर्ष का काल अमृत काल है जिसमें भारत को अपने उस भवितव्य तक पहुंचना है। और वो भवितव्य क्या है? उन्होंने 5 बातें कही थी। नंबर 1, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनानी है। नंबर 2, इसके लिए हमें गुलामी की मानसिकता की हर चीज से अपने मन को मुक्त करना है। नंबर 3, इसके लिए हमें विरासत पर गर्व करना है। और नंबर 4, इन सब के इसके लिए हम सबको कर्तव्य करना है। और नंबर 5, वह कर्तव्य सामूहिक रूप से करना है। अब अगर हम ये बात कहें कि इंडिया राइजिंग या भारत राइजिंग का विषय शुरू हो रहा है, तो जैसा कि अभी उल्लेख किया, तो बता रहे थे संचालक महोदय कि बैरक ओबामा का उल्लेख आया 2010 में। उन्होंने वर्ड बोला था, इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया हैज इमर्ज्ड। और ये ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए बोला था। और ये किसी भी यूएस प्रेसिडेंट ने, और उस स्पीच को अगर आपने ध्यान दिया हो तो इनडायरेक्टली उन्होंने लुक ईस्ट पॉलिसी की तरफ इशारा करते हुए ये कहा था कि बर्मा में से आगे लेकर इंडोनेशिया तक का जो क्षेत्र है, इसमें भारत को एक्टिव भूमिका निभानी चाहिए। ये विश्व के डिप्लोमेटिक इतिहास में इकलौता उदाहरण था, वरना अमेरिका आज तक सबसे ये कहता था कि कोई भी इलाका हो, भूमिका तो हम निभाएंगे, तुम हमें सिर्फ स्थान दो। वो पहली बार ये अपेक्षा कर रहा था कि कोई दूसरा देश भूमिका निभाए। ये इस बात का प्रमाण था कि भारत राइजिंग का समय आ गया था। और आप ये भी देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। जब समय की बात होती है, और अभी जस्टिस जो बता रहे थे श्री राम जन्मभूमि के विषय को लेकर, और श्री रामलला विराजमान हमारे सामने हैं, तो भारत की राइजिंग क्यों होनी चाहिए, उसका हेतु क्या है और कैसे हो रही है। आज की युवा पीढ़ी से बात करिए तो सब लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, एमर्जिंग इकोनॉमी बनाना है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस बनाना है। ठीक है, मान लिया वो सब कुछ हो जाएगा। देन व्हाट? हम मान लीजिए 2047 तक हो गए विकसित राष्ट्र, अब क्या होगा? मैं एक व्यक्तिगत अनुभव बताता हूं। आज से 24 साल पहले सन 2000 में मैं पहली बार अमेरिका गया। तो हमारे साथ हमारे जो एक मित्र थे, उस समय तक भारत में एक्सप्रेसवे नहीं थी, शॉपिंग मॉल्स नहीं थे, टोल रोड्स नहीं थी, तो देख के बड़ा अचंभा लगता था। तो उन्होंने कहा भैया ये अपने यहां कब होगा? मैंने कहा सिर्फ थोड़ी सी अच्छी सरकार और थोड़ी सी अच्छी इकोनॉमी हो जाए, 20 साल में सब कुछ अपने यहां हो जाएगा। और आपने देखा 2020 तक 22 तक आज भारत में जिस ढंग के एक्सप्रेसवे, रेलवे, सारी चीजें हो गई। मगर मैंने कहा जो हमारे यहां है वो यहां 20 जनरेशन में नहीं हो पाएगा। वो क्या? मैं नाम नहीं लूंगा। एक बड़े व्यक्ति थे, हमारे यहां के सांसद थे, उनके परिवार के लोग वहां रहते थे। उनको बिजनेस में बड़ा भारी लॉस हो गया, और वो जैसे होता ना कि अवसाद में आ गए, डिप्रेशन में। अब डॉक्टर ने यह कहा कि साहब इनका जो डिप्रेशन है, इसका सिर्फ दवाओं से इलाज नहीं होगा, समबडी शुड स्पेंड टाइम विद हिम। अब उनकी वाइफ और बच्चे वहीं रहते थे, मगर क्या करें, वो तो पूरा समय नहीं दे सकते थे, वरना तो नौकरी चली जाएगी। देन ही हैड टू कम टू इंडिया। तो उनके रिलेटिव्स जहां रहते थे, मित्र रहते थे, तो सब लोगों ने तय किया कि कोई 2 दिन इनके साथ गुजारेगा, कोई मूवी दिखाने ले जाएगा, कोई इनको करेगा। और 4-5 महीने रह के गए। पूरी तरह नहीं ठीक हुए, पर काफी तरह ठीक होके गए। हमने कहा ये 20 जनरेशन में वहां नहीं हो पाएगा, और अचीव कर लिया सब कुछ। आज अमेरिका दुनिया का सबसे डेवलप्ड देश है, तो क्यों किसी स्कूल कॉलेज में जाकर गोलियां चला रहे हैं लोग? हमारा हेतु क्या होगा डेवलप्ड होने के बाद? यह भी देखना है ना। जैसे आजादी मिलने की बात आई,
तो 1937 की प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन के बाद यह लगभग तय हो गया था कि भारत को आजादी मिलनी है देर सबेर, वो 10 साल बाद मिले या 15 साल बाद मिले या 20 साल बाद मिले। तो हमें यह भी सोचना था कि स्वतंत्र भारत का स्वरूप क्या होगा, तो उसी ढंग से विकसित भारत बन के खड़ा होगा तो किन मूल्यों पे बन के खड़ा होगा, उसका प्रतीक कौन बनेगा, यह विचार करने का विषय है। और आप एक और बात देखिए, मैं इस विषय पे संक्षेप में ही एक आर्थिक पक्ष भी बताऊंगा और एक सामाजिक पक्ष भी बताने का प्रयास करूंगा। अब आप मान लीजिए, आपने कहा कि साहब हमने सारी चीजें अचीव कर ली। अगर आप देखें तो चाइना ने भी काफी डेवलपमेंट अचीव किया, जापान ने भी डेवलपमेंट अचीव किया, परंतु वो क्या बने। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं कि 2011 में मैं चाइना गया यंग लीडर्स प्रोग्राम में, तो उन लोगों ने हमसे कहा कि साहब क्या आप हमें फीडबैक लिख सकते हैं। तो मैंने फीडबैक में उनको ये कहा कि चाइना ने बहुत शानदार डेवलपमेंट अचीव किया है, और उस समय उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखने लायक था 12 साल पहले। पर मैंने कहा कि ये सब अचीव करने के बाद एक चीज में समस्या दिख रही है, चाइना वॉज नॉट जस्ट अ बिग कंट्री, इट वॉज अ बिग सिविलाइजेशन ऑल्सो। पर जब हम आपकी युवा पीढ़ी को देख रहे हैं और आपके मिडिल एज लोगों को भी देख रहे हैं, तो यू हैव बिकम द कल्चरल कॉलोनी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अगर वही बर्गर खा के और बियर पी के उसी प्रकार की लाइफ जीते हुए डिस्कोथेक और पब में झूमना है उस युवा को, तो जो कैलिफोर्निया में है वही वांजाऊ में है। तो आपने पैसा तो कमा लिया, मगर मानसिक रूप से आप उनके गुलाम हो गए, आपने वो सिविलाइजेशन खो दिया। अब मैं कहना चाहता हूं, सिर्फ भारत दुनिया के एक बड़े देशों में से एक बचा है जिसके पास अपना थॉट प्रोसेस है। और वो थॉट प्रोसेस क्या है? आज हम यहां भारतीय विचार मंच में हैं, थॉट प्रोसेस हमारे नाम में ही निहित है। भारत का अर्थ होता भा अर्थात ज्ञान का प्रकाश, और रत अर्थात लगा हुआ। जो सदा सर्वदा ज्ञान के अनुसंधान में लगा हुआ है वो भारत है। और ये भारत केवल एक देश नहीं है, ये एक विचार है, ये एक थॉट प्रोसेस है, एक फिनोमिना है जो पूरी दुनिया को इंस्पायर करता है। इसलिए हमें इसका स्वरूप समझना होगा, और राइजिंग होगी तो वो किस तरीके की होगी। मैं एक छोटा सा, और उसमें हमारे मन में क्या कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। आज 2 मार्च है, अभी 2 दिन पहले 29 फरवरी थी। तो फरवरी कभी 28 का होता है, कभी 29 का होता है। कभी आपने सोचा कि फरवरी 28 का ही क्यों होता है? फरवरी 28 का क्यों होता है? और ये बात यद्यपि हम पहले भी बोल चुके हैं, हमारा नववर्ष अभी आने वाला है मार्च में ही, तीसरे सप्ताह में। तो अगर आप देखें तो हमारे नववर्ष और उनके नववर्ष में 2 महीने का डिफरेंस है। जनवरी उनका पहला महीना होता, हमारा मार्च से शुरू होता है नॉर्मली पहला महीना। अब अगर आप देखें तो डिफरेंट महीनों के नाम जो पड़े हैं, जनवरी फरवरी सबके आपको पता है, इवन आपको जुलाई और अगस्त का भी पता है। वो बात हम पहले भी बोल चुके हैं कि जूलियस सीजर के नाम पे था, और जिनको बड़ा करना था अपना महीना तो उन्होंने 31 का कर दिया। वो 31 का इस आधार पे नहीं हुआ कि कोई वैज्ञानिक आधार पे हो। जूलियस सीजर ने कहा मैं बड़ा, जुलाई 31 होगा। तो सेंट अगस्टस वालों ने कहा वो कैसे छोटे रह गए, वो उनसे बड़े, तो वो भी अगस्त भी 31 का होगा। तो भाई अब आप ये सोचिए, तो महीने बढ़ते चले गए। अब आप देखिए कि जो कुछ महीने ऐसे हैं जिनका कि कोई ओरिजिन अवेलेबल नहीं है, दैट इज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सितंबर ग्रेगोरियन कैलेंडर का 9वां महीना है और भारतीय कैलेंडर का 7वां महीना है। और हमारे यहां जब जोडियक को डिवाइड किया गया तो 12 हिस्सों में डिवाइड किया गया, और जोडियक का एक पर्यायवाची अंबर भी है, और सूर्य जो जो उसमें जाता है उसके अनुसार नामकरण होता था। तो जब सूर्य 7th पार्ट ऑफ द जोडियक में है तो वो सप्त अंबर है, जब 8th पार्ट में है तो वो अक्टूबर है, जब 9वें पार्ट में है तो नवंबर है, जब 10th पार्ट में है तो दशंबर है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने जो भी क्रोनोलॉजी सीखी है वो हम ही से सीखी। अब कोई कहे कि साहब ये तो आपने जस्ट सिमिली बना दी है, इसका बेस क्या है? अब यहीं पर मैं बता रहा हूं, अगर 31 के महीने होंगे तो वो सब कटेंगे किससे? लास्ट मंथ से कटेंगे ना। तो 28 का दिसंबर होना चाहिए था अगर आपके हिसाब से सही था तो।
पर 28 का फरवरी है दर्शाता है कि आपका नया साल भी मार्च से ही शुरू होता था, यानी भारतीय नववर्ष से ही शुरू होता था, इसलिए सारा डिडक्ट होकर लास्ट में फरवरी में ही है। अब एक और विषय मैं कहता हूं जो मैंने पहले नहीं बोला था। सप्ताह के दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तो पूरी दुनिया मानती है। ये सीक्वेंस कैसे तय हुआ? इसमें कोई सीक्वेंस है क्या? संडे मान लिया पहला है, सूर्य पहला ग्रह है, उसको मान लिया। अब जो हमसे कहते हैं कि हम लोग चंद्रमा क्यों ग्रह मानते थे, आपने भी तो माना हुआ है मंडे को, पर सूर्य के बाद चंद्रमा कैसे आ गया? अगर साइज के हिसाब से देखें तो सूर्य के बाद सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगर डिस्टेंस के हिसाब से देखें तो सेकंड नियरेस्ट बुध है, फिर शुक्र है, फिर धरती है। तो जब आप संडे और मंडे कहते हो, मंडे के बाद आप ट्यूसडे पे आ गए, मतलब पहले चंद्रमा उपग्रह है और उसके बाद अचानक आप एक ग्रह पे आ गए। फिर वेडनेसडे पे क्यों आ गए? और वेडनेसडे के बाद अचानक आप बहुत दूर के ग्रह थर्सडे पे चले गए, और फिर फारदेस्ट पे शनि है। समझ में आता है, दुनिया के सारे देश इसको मानते हैं। व्हाट इज द रीजन? ये रीजन हम सब ने जिंदगी में 50 बार सुना है। हर बार जब आप पूजा करते हैं, 9 ग्रहों के लिए क्या श्लोक बोला जाता है? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च। भानु यानी सूर्य, फिर शशि यानी चंद्रमा, फिर भूमि सुत यानी मंगल, फिर बुधश्च फिर बुध, गुरुश फिर गुरु आया, च शुक्र फिर शुक्र, फिर शनि, फिर राहु केतु, सर्वे ग्रहा शांति करो भवन्तु। तो ये पूरा सीक्वेंस हमारे इस श्लोक में है। और ये सीक्वेंस आया कैसे है, इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है, उसमें हम डिटेल में नहीं जाते। जो लोग थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमी या वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़े हुए होंगे तो उसमें हर दिन का एक होरा निकाला जाता है। तो जो होरा 24 घंटे के बाद रिपीट होता है, तो जो पहला होरा सूर्य का आता है, 24 घंटे के बाद नेक्स्ट डे का पहला होरा चंद्रमा का आता है, उसके दिन के बाद का अगला होरा मंगल का आता है। इसीलिए कहा गया ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, और गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु, सर्वे ग्रहा शांति करो भवन्तु। एब्सोल्यूट साइंटिफिक एंगल के ऊपर बना है और आज पूरी दुनिया मानती है। और जिन लोगों को इस पे आपत्ति हो तो वो बता दें उस सीक्वेंस का आधार क्या है, अदर देन द होरा सीक्वेंस ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी विच इज रिफ्लेक्टिंग इन अवर मंत्रा। अब मैं आपको बताता हूं इंडिया राइजिंग की चुनौती क्यों बड़ी है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। एक दृष्टि से मैं बात कह रहा हूं, किसी को थोड़ी अटपटी लग सकती है। आजादी की लड़ाई हमने लड़ी और उसमें हमें विजय प्राप्त हुई, पर आज की लड़ाई उस आजादी की लड़ाई से कम बड़ी लड़ाई नहीं है, कुछ मामलों में उससे ज्यादा पेचीदा लड़ाई है। आप कहेंगे कैसे? देखिए, अभी जब मैं बोलूंगा तो हमारे बहुत से लोग आके टूट पड़ेंगे, अरे नहीं ये कैसे था, ये कैसा, गलत है, गलत है। साहब, ये सबसे बड़ी चुनौती है। जब आप जेल में हैं तो आपको पता मुझे जेल से बाहर निकलना है, अगर जेल का दरवाजा खोल दिया जाए आप निकल आएंगे। पर आज हमारे बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट को जेल में नहीं रखा गया है, मैरिजुआना का इंजेक्शन दे दिया गया है। वो नशे में है, उसे दरवाजा खोल दीजिए, बाहर नहीं निकलना चाहता। वो उसी हेलुसिनोजन में रहना चाहता है, उसी मृग मरीचिका में रहना चाहता है कि भारत खराब था, हिंदू धर्म में सारी व्यवस्थाएं थीं, उस ग्लानि बोध से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। तो जैसे ड्रग एडिक्ट की ड्रग छुड़ाना ज्यादा बड़ी चुनौती होती है, बजाय जेल में बंद किसी व्यक्ति को पैरोल पे बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि आप उसको निकाल लेंगे बाहर, वो दोबारा जेल में नहीं जाना चाहेगा। ड्रग वाले को आप बाहर निकाल लेंगे, वो दोबारा ड्रग लेना चाहेगा। तो ये हमारी एक आज की पीढ़ी उस ड्रग में आ गई है कि उसे हमारे तमाम वैज्ञानिक आधार अच्छे नहीं लगते हैं, बल्कि वो उसको निगेटिव सिद्ध करने में लग जाते हैं। बल्कि अफसोस की बात यह है कि सभी धर्म संस्कृतियों का सम्मान करते हुए कहूंगा, जिन्होंने कहा था कि धरती चपटी है और धरती स्थिर है, वहां आपने कभी नहीं सुना होगा कि वो खड़े होकर आक्रामकता से कहें कि हमारे यहां ये चीज गलत थी, हमारे यहां वो चीज गलत थी। हमारे यहां सब कुछ अच्छा वैज्ञानिक होने के बावजूद आज कहने के लिए लोग चीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, परंतु चुनौती में आशा की किरण भी है। देखिए, हम गुजरात की धरती पे खड़े हैं। आजादी के समय भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही थी। आजादी की लड़ाई का नेतृत्व तो गांधी जी ने यहीं से किया।
स्वतंत्र भारत को अखंड स्वरूप और एक संगठित स्वरूप देने वाले पटेल जी भी यहां से थे, तो खंडित करने वाले जिन्ना भी यहीं से थे। तो कई बार दोनों प्रकार की शक्तियां एक समान रूप से निकलती हैं। अब आप देखिए, आज भारत की इस राइजिंग को आगे बढ़ाने के लिए भी देखिए मोदी जी यहीं से निकले हैं, और उनको रोकने के लिए जो जिन्ना की विचारधारा वाले थे वो 20-22 साल से यहीं पे अपना डेरा जमाए हुए थे, मगर वो न तब रोक पाए न अब रोक पाएंगे। आप ये मानिए कि भारत का समय आ गया है, जिसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, यही समय है, सही समय है। अब एक और बात, आप एक संयोग समझिए भाई, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, जहां भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, और यहां द्वारका है जो भगवान कृष्ण की कर्मभूमि थी। वो तो द्वापर था, अब लगता है कि जैसे कई बार थोड़ी काउंटर में भी एक दूसरा रिएक्शन होता है। अब हम यहां खड़े हैं जो मोदी जी की जन्मभूमि है, और आए वहां से हैं जो मोदी जी की कर्मभूमि है, जहां से वो प्रधानमंत्री बन के गए। तो मतलब भारत का विकास का सारा आधार बन के तैयार हो रहा है, इसमें हमें किसी प्रकार का संशय नहीं रखना चाहिए। और वो मैं इस विषय पे आता हूं जो श्री राम जन्मभूमि के विषय पे उन्होंने कहा था। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अगर कोई पूछे कि हमने अचीव कर लिया विकसित भारत तो कैसे होगा, एक छोटा सा उदाहरण, हम विकसित भारत बनेंगे तो हमारा एनर्जी का रिक्वायरमेंट कंप्लीट होना चाहिए, पावर। 2014 से पहले हमारा 50 to 60% ऑफ पावर कंजम्पशन कोल से था। अगर हमें उसी रिसोर्स के साथ चलते हुए विकसित देश बनना है तो इतना कोल का कंजम्पशन चाहिए, उसका इन्वायरमेंटल हैजार्ड आप समझ सकते हैं कितना होगा। तो जब हम लोगों की सरकार आई तो इस देश के दो छोरों पे देखिए, उसमें दो चुनौतियां थी। पश्चिमी छोर जहां गुजरात और राजस्थान है, पानी की थोड़ी कमी रहती है, सूरज ज्यादा चमकता है। पूर्वी हिस्सा बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, नदियां बहुत चौड़ी हैं, पानी ज्यादा गिरता है, बाढ़ की समस्या रहती है। दोनों जगह चुनौती है, पर उस चुनौती में से व्यवस्था कैसे निकाली जा सकती है कि अगर पूर्वी छोर में ज्यादा नदियां चौड़ी हैं और पानी ज्यादा होता तो उनको ड्रेजिंग करके उनको और गहरा किया जाए, ताकि उसके अंदर इनलैंड वाटरवेज बनाकर कम्युनिकेशन किया जा सके। और आपने देखा इस समय 100 से अधिक जलमार्ग बन गए हैं, और पहली बार ऐसा हुआ कि वाराणसी से हल्दिया तक और अब डिब्रूगढ़ तक जलमार्ग के माध्यम से परिवहन हो रहा है। इसमें 1/10 पोल्यूशन होता है और 1/10 कॉस्ट लगती है सड़क या रेल के मुकाबले। और ड्रेजिंग हो जाने की वजह से, गहराई हो जाने की वजह से बाढ़ की चुनौती कम हो जाती है, और ड्रेजिंग की गहराई अधिक होने की वजह से जल मार्ग की सुगमता बढ़ जाती है। अब इधर आइए, यहां पे अगर धूप ज्यादा होती है तो सोलर एनर्जी की शुरुआत की गई। अब सौर ऊर्जा की जब शुरुआत की गई तो क्लीन एनर्जी है, और यह बात सिर्फ हवा में नहीं की गई, सोलर एनर्जी में हमने 25 टाइम जंप मारा है, और आज हम 5th प्लेस पे हैं वर्ल्ड में सोलर एनर्जी के। और इतना ही नहीं है, ये तो कईयों ने सोचा होगा सोलर एनर्जी में हम बहुत डेवलप करेंगे, मगर जो नई सोच है राइजिंग भारत की कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनेगा जिसका केंद्र भारत के गुरुग्राम में बना, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। और अब नया भारत कैसा होगा, इसी गुजरात में मोढेरा का वो गांव है जहां 1300 के 1300 जो घर हैं वो सब के सब सोलर रूफटॉप से हैं, यानी हर चीज सौर ऊर्जा से हो रही है। और उसी गांव में सूर्य भगवान का एक मंदिर भी है। यह होगा राइजिंग भारत, जो यह दर्शाएगा कि नई एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम विकास भी करेंगे, और उसमें यह भी दर्शाएंगे कि वो मूल स्वरूप कहां से आता था। अभी आप देखिए, 1 करोड़ घरों पे सोलर रूफटॉप का जो उद्घोषणा हुई वो किस दिन हुई, जिस दिन श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अयोध्या में 10 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है जो टोटल सोलर स्ट्रीट लाइट से चल रही है। वर्ल्ड में वो सबसे लंबी स्ट्रीट है 10 किलोमीटर की जो टोटल सोलर चल रही है। यानी वहीं जहां भारत की सांस्कृतिक चेतना भी उभर रही है, वहीं भारत की वैज्ञानिक चेतना भी उभर रही है। अब आप इस पे आइए, शायद आप में से बहुतों ने ध्यान दिया हो, जब राम मंदिर बना है तो उसके अंदर एक और फैक्ट है
कि रामनवमी के दिन उनके मस्तक पर सूर्य तिलक होगा, यानी सूर्य की किरण सीधे मस्तक पे पड़ेगी। अब यह हुआ कैसे? इसके लिए 3 इंस्टीट्यूट्स ने काम किया। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर में, क्योंकि आप सारे ग्रहों का जो प्लैनेटरी पोजीशन है उसका बड़ा एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए। और आप ये भी मानिए, ये जो हमारे मन में एक अवधारणा है ना कि ग्रह एक ही प्लेन में घूमते हैं, ऐसा नहीं, कोई ऊपर और नीचे सबके प्लेन अलग अलग हैं। और ये हमारा सोलर सिस्टम भी गैलेक्सी के सेंटर का 26,000 वर्षों में चक्कर काटता है, तो उसका भी एक वेरिएशन होता है। तो इतना एप्रोप्रिएट कैलकुलेशन और डाटा चाहिए कि हर साल वहां पे आकर वो फिक्स हो जाए। ये किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु ने। अब जब उसने वो डिजाइन बना दी, उस डिजाइन को रियलिटी में कन्वर्ट किया सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की ने। अब उसके बाद एक प्राइवेट कंपनी थी जिसका नाम था ऑप्टिका, उसने कॉन्वेक्स लेंसेज के सीक्वेंस के थ्रू ये एंश्योर किया कि वो अंदर आने के बाद उसी पैचेस से सीधे उसी पॉइंट पे आके कंसंट्रेट होगा। तो आप समझिए कि ये हमारी आस्था के साथ साथ विज्ञान का भी कितना बड़ा स्वरूप है। ये है राइजिंग इंडिया का स्वरूप, जिसमें गौरव भी होगा और विज्ञान भी होगा। परंतु आज तो ये हमारे पास इंस्टीट्यूट्स थे, कैलकुलेशन की व्यवस्थाएं थी, परंतु ठीक ऐसा ही सूर्य तिलक कोणार्क के सूर्य मंदिर में भी होता था। आंध्र प्रदेश के वेद नारायण मंदिर में भी विग्रह पर इसी प्रकार का सूर्य तिलक होता था। कोल्हापुर में महालक्ष्मी के मंदिर में जब 2 इक्विनॉक्सेस पड़ते हैं, 21 मार्च और 21 सितंबर, तो देवी के चरण पर एक दिन सूर्य पड़ता है, उसके बाद हृदय पे पड़ता है और फिर चला जाता है। सोचिए उन्होंने कैसे कैलकुलेशन किया होगा। इसका मतलब एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन से लेके स्ट्रक्चरल कोरिलेशन से लेके फोकस करने तक की सारी साइंस हमें पता थी। ये हमारे प्राचीन मंदिर दिखा रहे हैं। और श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर है वो और कुछ नहीं है, उसी प्राचीन चेतना का आधुनिक प्रकटीकरण है। तो भारत जब आगे बढ़ेगा तो इस रूप में आगे बढ़ेगा। कैसे? अब मैं आपको वो चीज पहले कहा था, मैं पुनः रिपीट कर देना चाहता हूं, जिसका अभी कोर्ट केस का हवाला दे रहे थे। पहली बात, जो लोग कहते थे कि प्रमाण देना है और वो सारी चीजें, जो लोग कहते थे कि तथाकथित बाबरी मस्जिद, पहली बात, कोर्ट ने हमेशा उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा। उसने कभी उसको बाबरी मस्जिद नहीं कहा। क्षेत्र को राम जन्मभूमि स्थान कहा गया। उसने विवादित ढांचा शब्द प्रयोग किया। भाई अगर वो 1528 में बना, जैसे उन्होंने बताया गुरु नानक देव के समय में उल्लेख है, तो भाई बाबरनामा में उल्लेख है क्या? नहीं। हुमायूं नामा में नहीं। आईने अकबरी में नहीं। जहांगीरनामा में, शाहजहां नामा में नहीं। फिर औरंगजेब के टाइम में उल्लेख आता है। देखिए विलियम फिंच एक ट्रेवलर आता है, वो 1610 और 20 के आसपास, वो वहां सिर्फ मंदिर का उल्लेख करता है। इसका मतलब वो इलाका उसके बाद भी हिंदुओं के कब्जे में था। जोसेफ टेफेंटरर आता है, वो आता है 1720 के आसपास, आफ्टर अराउंड 15 ईयर्स ऑफ औरंगजेब। वो कहता है कि एक हिस्से पे राम चबूतरा बना हुआ है और एक हिस्से पे मस्जिद है, और उस पे रामनवमी में बड़ा वो निकलता। इसीलिए जिस 1886 के कोर्ट के जजमेंट का उल्लेख वो कर रहे थे, जब ब्रिटिश टाइम में पूछा गया तो मुस्लिम पक्ष ये नहीं बता पाया कि 1527 से 1857 तक उनका किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल वहां रहा है, जबकि हिंदू पक्ष ने तमाम चीजें बता दी थी। अब आप देखिए एक और खास बात थी, जितने डॉक्यूमेंट्स थे, अब इसे संयोग मानिए या दैव योग मानिए, ब्रिटिश टाइम से लेके मुगल टाइम तक के सारे डॉक्यूमेंट, तमाम अक्सर पुराने जमाने के डॉक्यूमेंट दीमक खा गई, सड़ गए, सील गए, नष्ट हो गए, पर संयोग से देखिए राम जन्मभूमि से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट एज इट इज बचे रह गए। इवन मुगल काल के भी बचे हुए थे। अब मैं आपको बताता हूं इंडिया का राइजिंग कहां से कनेक्ट हुआ। जब लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख कोई तारीख नहीं थी। ये भारत के विकास के क्रम का एक चरण था, जो काल चक्र की हर गति के साथ आगे बढ़ना था। आफ्टर दी कैप्चर ऑफ अवध बाय ब्रिटिशर्स इन 1857, उसके बाद तो बाकायदा सरकारी रिकॉर्ड अवेलेबल है 1857 ऑनवर्ड्स। तो जो पहला मुकदमा दर्ज हुआ है वो 1858 नवंबर में हुआ, जिसमें 25 निहंग सिंह बाबा फकीर सिंह खालसा के नेतृत्व में आते हैं, और एफआईआर दर्ज की जाती है फैजाबाद के थानेदार के पास कि 25 निहंग सिख तलवार लेके आ गए हैं
हमें सिपाही ज्यादा चाहिए, इन्होंने कब्जा कर लिया, हमारे पास जितने सिपाही उनसे हम नहीं छुड़ा सकते। और क्या लिखता है, इन्होंने यज्ञ और हवन किया है। और आगे लिखता है मस्जिद जन्म स्थान की दीवारों पर राम राम लिख दिया है। क्या लिखा, मस्जिद जन्म स्थान। अब सुनिए, जो एफआईआर दर्ज कराई है, यानी जो मस्जिद हिस्से का इंचार्ज था, वो अपने सिग्नेचर क्या करता है, मुतव्वली मस्जिद जन्म स्थान। तो पहला संघर्ष 1858, स्वतंत्रता का पहला समर 1857, दोनों एक साथ खड़े हुए। अब आप आइए, स्वतंत्रता का संघर्ष आता है भिन्न भिन्न। अब ऐसे अगर आप देखें तो 1886 का जजमेंट आता है, 1885 में कांग्रेस बनती है। उस समय एक प्रकार का एक पब्लिक का संगठन बनाना राजे रजवाड़ों के समय, वो भी एक नई चीज थी, जो भारत के क्रमिक विकास का एक चरण था। उसके बाद आप आइए, स्वतंत्रता का आंदोलन भिन्न भिन्न मार्गों से होता है, राजनीतिक, क्रांतिकारी, सब मार्गों से। पर एक सबसे बड़ा मील का पत्थर आता है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसके तहत 1937 में प्रोविंशियल असेंबलीज में इलेक्शन, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट मान लेती, सेंट्रल में उनकी गवर्नमेंट रहेगी, राज्यों में हमारी सरकार रह सकती है। और यही वो समय 1936 में सबसे भीषण संघर्ष होता है। और आप में से बहुत से लोगों को शायद नहीं पता होगा, उस समय ही डोम्स गिरा दिए गए थे, गुंबद। बाद में अंग्रेजों की सरकार ने दोबारा बनवाए उसको, मगर उसके बाद उसने ये डिसीजन कर दिया कि अब रेगुलर नमाज बंद, यानी अब एक चरण और आगे बढ़े। कब? जब भारत का स्वतंत्रता का एक चरण आगे बढ़ा कि राज्यों में सरकार बनाने का मौका मिल गया। अब आइए, अगला बड़ा चरण भारत का रहा सन 47 की आजादी, और हमारा संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। और ठीक उसी समय, एक महीने के अंदर 22 और 23 दिसंबर 1949 को श्री रामलला विराजमान प्रकट हुए। इधर भारत ने अपनी स्वायत्तता को प्रकट किया, संप्रभुता को, इधर श्री रामलला प्रकट हुए, मगर ताले में थे। तो भारत स्वतंत्र तो हो गया था, पर भारत की चेतना का गौरव ताले में था। तो वो भी ताले में थे। हम लोग बचपन में जब पहली बार 84 में आंदोलन शुरू हुआ तो हम लोग ये नारा लगाते थे, लोकतंत्र की देखो शान, बंदी बने हुए भगवान। खैर, ताला कब खुला? 1986। अब आप कहेंगे 1986 में भारत के लिए कौन सा ताला खुला था? इफ यू रिमेंबर कि आज हम वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं और ग्लोबल इकोनॉमी में लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं, यह तब हुआ जब WTO बना। WTO बना 1 जनवरी 1995 को, पर WTO बनने की शुरुआत हुई, उससे पहले GATT था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये 1948-49 से था। अब उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक शुरू हुई कि अब GATT को एक विश्वव्यापी संगठन में बदलना है, वो 1986 में शुरू हुई। और वही उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स ने GATT को WTO में बदला, और वहीं से यानी भारत की अर्थव्यवस्था के ताले खुलने की शुरुआत भी 86 में हुई, और श्री रामलला का ताला 86 में खुला। अब 90 से 92 के बीच में राम मंदिर आंदोलन राइज कर रहा है भारत। अब आप समझते जाइए, प्रखरता के साथ उभरा, और इसी समय में भारत के अंदर अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह बदली। इसी समय विवादित ढांचा गिरा, और इसी समय पुराना जर्जर हो चुका नेहरूवियन सोशलिस्ट मॉडल का इकोनॉमिक ढांचा भी गिर गया। नई अर्थव्यवस्था और मंदिर का नया स्वरूप। मंदिर में रामलला टाट में थे, अर्थव्यवस्था भी उस समय लस्त-पस्त थी। जिस समय वो तथाकथित बाबरी मस्जिद थी तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या था? लेस देन 1 बिलियन। रूपी का 2 बार डिवैल्यूएशन हुआ था, अगस्त और सितंबर 1991। महंगाई की दर 17% थी। जाके चेक कर लीजिए, आज कहते हैं ना देश की विकास की बात करो, ग्रोथ रेट निगेटिव, बेरोजगारी प्रचंड। और तब आज लोग आके कहते थे हम मस्जिद बनवाएंगे, क्यों नहीं कहते थे रोजगार दिलवाएंगे? पर हमने कहा हम दोनों काम करके दिखाएंगे। और आपने देखा अगला बड़ा चरण क्या आया राम मंदिर के उसमें, जिसका उल्लेख अभी जस्टिस साहब कर रहे थे। इन लोगों ने खुदाई पे रोक लगवा दी थी, क्योंकि डर था कि खुदाई में तो कुछ निकल आएगा। मगर इन्हें क्या पता था, टेक्नोलॉजी जो जो आगे बढ़ रही थी, भारत की चेतना उभर रही थी, तो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की टेक्नोलॉजी आ गई। तो ये था ना कि समझिए ऑपरेशन पर रोक है, अल्ट्रासाउंड पर तो रोक नहीं थी। तो अल्ट्रासाउंड में दिख गया नीचे क्या है, उसको सरकार ने कोर्ट में प्रस्तुत किया, कोर्ट ने परमिशन दे दी खुदाई करने की। 2003 में खुदाई हुई
और दर्जनों खंभे नीचे निकल आए। अब बिल्कुल प्रूवन हो गया आईएसआई की खुदाई से कि नीचे का स्ट्रक्चर एक मंदिर का स्ट्रक्चर है। ईयर याद करिएगा 2003। 1991 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लेस देन 1 बिलियन। 2003 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन। 2003 and 4 third quarter India has touched 10% growth rate. 2003 and 4 India became current account surplus country और इंडिया का राइज होना शुरू हुआ, क्योंकि अब मंदिर के प्रमाण स्थापित हो रहे थे तो भारत की शक्ति और क्षमता भी स्थापित हो रही थी। नेक्स्ट बड़ा स्टेज क्या आया? वो आया 2010, 30 सितंबर 2010, जब लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया 1/3 2/3 वाला, मगर उसने केंद्रीय गुंबद श्री रामलला विराजमान को दिया, यानी मान लिया गया कि यह राम जन्मभूमि है। और यही वो समय जब अक्टूबर 2010 में बैरक ओबामा ने आके ज्वाइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट में कहा इंडिया इज नॉट इमर्जिंग, इंडिया हैज इमर्ज्ड। अब उसके बाद आइए 2014 में हमारी सरकार आई। उसके बाद लोग कहते हैं ना सरकार ने आने के बाद क्या किया, जानते हैं 50-60 साल वहां मामला क्यों रुका रहा था? जितने डॉक्यूमेंट्स थे वो लाखों की संख्या में थे। सुप्रीम कोर्ट में सबका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होना था। अगर हमारी सरकार नहीं होती तो 50 साल लग जाते ट्रांसलेशन होने में। दिन रात लगाकर 4-5 साल के अंदर सारे ट्रांसलेशन करके डे टू डे हियरिंग कोर्ट के लिए कहा। और 2019 में जब जजमेंट आया उस समय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था 500 बिलियन। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा की मोदी जी ने, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था 620 बिलियन डॉलर्स। ग्रोथ रेट अभी जो आई है पिछले हफ्ते 7.8, ऑल G7 कंट्रीज में सबसे ऊपर ग्रोथ रेट। और इतना ही नहीं, जब रामलला को आना था तो कैसे आए हैं? 4 करोड़ गरीबों को आवास दे के आए हैं, 11 करोड़ घरों को शौचालय दे के आए हैं। जो लोग पूछते थे ना राम मंदिर से होगा क्या, 14 करोड़ घरों में नल लेके आए हैं, 54 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट दे के आए हैं, 44 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना दे के आए हैं। और उस 4 करोड़ घर में 3 करोड़ में गरीब वर्ग की महिलाओं की रजिस्ट्री में नाम है। 2014 से पहले 3 करोड़ गरीब वर्ग की महिलाएं नहीं थी जिनके पास मकान भी हो और मालिकाना हक में उनका नाम भी लिखा हो। और फिर आयुष्मान भारत योजना का कवर लेके आए हैं। और फिर इतना ही नहीं है, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन के आए हैं, 4थे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बन के आए हैं, 3रे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बन के आए हैं, 2रे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बन के आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले दुनिया के नंबर 1 देश बन के आए हैं, और चांद के अछूते कोने को छूने वाले देश बन के आए हैं। तब रामलला को आना था। यह इंडिया का राइजिंग था कि जब चांद को छूना था उसके बाद आना था। और यह भी एक संयोग मानिए, जो लोग कहते थे ना तारीख को इस बात का इंतजार था कि प्राण प्रतिष्ठा में कोई और नहीं आएगा, देश का प्रधानमंत्री आएगा। और प्रधानमंत्री भी कैसा होगा? जो एक बार पूर्ण जनादेश लेके नहीं आएगा, 2 बार पूर्ण जनादेश लेके आएगा। कोई ये ना कह सके कि तुक्के में एक बार मिल गया था। फिर उसके बाद वो प्रधानमंत्री भी ऐसा होगा जो 11 दिन तपस्या करने की इच्छा भी रखेगा और सामर्थ्य भी रखेगा। और उसके बाद वो दक्षिण भारत में खड़े होकर हर तीर्थ पे जाकर वह कार्य करेगा। तो आप यूं समझिए, और घोषणा पत्र में यह लिखवा के लाएगा कि राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया था, नहीं 140 करोड़ देशवासियों की सहमति लेके आएगा। ये थी तारीख। और इतना ही नहीं, अंग्रेजों के जमाने की जो वो तारीख पे तारीख वाला डायलॉग आपने सुना होगा ना, तो जो इंडियन पैनल कोड था, जो अब भारतीय न्याय संहिता हो गया, अब वो तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख वाला आईपीसी तारीख का हिस्सा बना के आएगा। अब भारतीय न्याय संहिता है जिसमें अब 10 साल के अंदर जो पुराने बैकलॉग जब खत्म हो जाएंगे, 3 साल के अंदर हर केस का निपटारा हो जाया करेगा। ये स्थिति है। तो आप ये समझिए, इफ इंडिया इज राइजिंग, हाउ इंडिया इज राइजिंग एंड व्हाट इज कनेक्ट ऑफ भगवान राम इन दैट। तो मैंने आपको इसीलिए बताया, सूर्य तिलक से लेके स्ट्रीट लाइट से लेके, और जब हम राइज करेंगे तो कैसे राइज करेंगे। 2 उदाहरण और देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। देखिए, हम अब दूसरे विषय पे जाते हैं। फार्मास्यूटिकल में हमने बहुत डेवलपमेंट किया, परंतु अमेरिका का फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इतना एडवांस है कि हम 50 साल में उसकी बराबरी नहीं कर सकते। तो हमको पैराडाइम शिफ्ट करना था। आज से 50-60 साल पहले कहा जाता था फूल पत्ती से इलाज नहीं होता, अब लोग कहते हैं केमिकल नहीं, हर्बल मेडिसिन की तरफ जाओ।
अगर हमने अपने आयुर्वेद के नॉलेज को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म दिया होता 50-60 साल पहले, तो बाय दिस टाइम वी वुड हैव बिकम द वर्ल्ड लीडर इन एन ऑल्टरनेटिव ब्रांच ऑफ मेडिसिन। पर यह 2014 के बाद शुरू हुआ। ठीक है, आयुर्वेद के बारे में दूसरों ने सोचा होगा, पर जो अब विचार आया मोदी जी के नेतृत्व में वो क्या था कि एक WHO में एक सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनेगा। वो बना और उसका केंद्र भारत में गुजरात के जामनगर में बना। यानी अब ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ मेडिसिन में वी विल बी द लीडर। ये है राइजिंग इंडिया। ऑल्टरनेटिव एनर्जी में सोलर अलायंस का सेंटर भारत में है। ये है राइजिंग इंडिया। और वैल्यूज में, जो सांस्कृतिक वैल्यूज की बात कहूंगा तो सिर्फ ये कहूंगा कि दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है इन उदाहरणों से कि भाई भाई को मार के गद्दी पे बैठता है, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा है। तो श्री राम का मंदिर इसका प्रमाण देगा। जो मैंने पहले कहा था, एक डिबेट में एक बार एक सज्जन हमसे पूछे थे कि टुडे India is having 2/3 young population. They are aspiring to become an economic superpower. They want to have a technologically advanced India in the emerging world of 21st century. How does Ram Mandir fits in that? तो मैं बताना चाहता हूं, राम मंदिर fits in that नहीं, राम मंदिर will lead that. How come? We do not want to become just the economic superpower or the military superpower or the intellectual superpower. We want to become the world leader. पावर तो सिंगापुर बहुत इकोनॉमिकली एडवांस देश है, जापान भी, बट दे आर नॉट द वर्ल्ड लीडर। वर्ल्ड लीडर बनना है तो यू हैव टू रिप्रेजेंट और प्रेजेंट अ सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड विच विल इंस्पायर एंड गाइड देम। और वो जो वैल्यूज हैं वो श्री राम मंदिर में है कि भाई भाई को मार कर नहीं, भाई की खड़ाऊ रख के शासन करता है। बेटा बाप को मार कर नहीं, बेटा बाप के एक विचार के ऊपर जाता है। और जो लोग कहते हैं महिलाओं के स्थान की बात, तो मैं कहना चाहता हूं, सही गलत जो भी था, केकई ने एक वचन के ऊपर राजा को अपना निर्णय बदलने पे बाध्य कर दिया और भावी किंग को राज्य छोड़कर जंगल जाने पे बाध्य कर दिया। इतनी ताकत कहीं किसी की थी? आप सोचिए कि हमारे यहां वैल्यूज क्या थे कि वचन दे दिया तो छोड़ना नहीं है, प्राण जाए पर वचन न जाए, उसको एस्टैब्लिश करके आएगा। और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में क्या करके आएगा? आज दुनिया में किसी देश के पास पावर आ जाती है तो वो क्या कर लेता है? एनेक्स कर लो दूसरे देश, एनेक्सेशन, या फिर करता है अपना एक डिप्टी पपेट गवर्नमेंट वहां बैठा दो, सब्जुगेशन, अपना वाइसराय, जैसे भारत में वाइसराय आता था। और तीसरा होता है डोमिनेशन, एक ट्रीटी साइन करवा लो। मगर भगवान राम ने चाहे लंका जीती हो या बाली का साम्राज्य जीता हो, ना एनेक्सेशन किया। अपने में मिलाया क्या? अयोध्या किंगडम में नहीं मिलाया। और या उस वहां कोई अपना वाइसराय बैठाला? नहीं बैठाला। क्या कोई ट्रीटी साइन कराई? नहीं। तो आज के इस ग्लोबल एरा ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में कोहेरेंस के साथ कैसे रहा जा सकता है? इंटरनेशनल डिप्लोमेसी को मैसेज राम मंदिर देगा। ये राइजिंग इंडिया का एक नया स्वरूप होगा। और मैं ये भी एक थोड़ा सा इसमें एक स्पिरिचुअल बात भी कह देना चाहता हूं। कभी आपने सोचा कि भगवान राम के राज्य का नाम अवधि क्यों था और उसकी राजधानी का नाम अयोध्या ही क्यों था? उसका कारण है कि भगवान राम उस तत्व के प्रतीक हैं जो साक्षात ब्रह्म है। एक और बात आप समझिएगा, हमारे जो जितने भी भगवान हैं, भगवान राम हो या कृष्ण हो, ये न भगवान के बेटे हैं, न भगवान के दूत हैं, ये साक्षात भगवान है। ये भगवान हैं। और कैसे हैं? जो कई बार लोगों को समझ में नहीं आता है। जैसे आपने बहुत सुना होगा ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भजन सुना होगा। पर उसमें एक लाइन है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें। अब इसका मजाक उड़ाया जाता था, यानी वेद कह रहे हैं कि जिनके रोम रोम से अगणित ब्रह्मांड पैदा होते हैं। अब पैरेलल यूनिवर्स तो अब आना शुरू हुआ है। अब वो आगे क्या कहती हैं कौशल्य? सो मम उर्वासी, वो मेरे गर्भ में आ गए। जग उपहासी, इसको सुन के लोग हंसते हैं। क्यों? सुनत धीर मति थिर न रहे। बड़े बड़े विद्वान लोगों की मति, बुद्धि स्थिर नहीं रहती है, हिल जाती है। क्योंकि हमारे यहां की उस चीज को समझने के लिए एक अलग प्रकार की क्षमता चाहिए थी। तो अब मैं बताता हूं, राम वो तत्व है जिसे कहते हैं रमन्ते इति रामः, जिसमें संपूर्ण संसार रमा हुआ है। हिंदी, संस्कृत और भारतीय भाषाओं में रमता जोगी रमणी के स्थान शब्द है ना, ये रम धातु से बना है। राम वह जिसमें संपूर्ण संसार रमा है, वो कहां पैदा होंगे? भारत में। वो देश जो ज्ञान के अनुसंधान में, यानी आपको अपनी चेतना को ज्ञान के अनुसंधान में लगाना पड़ेगा। फिर उसके राज्य का नाम क्या होगा? अवध।
यानी अपनी चेतना को उस स्थान पर ले जाना होगा जहां कोई वध नहीं, कोई हिंसा नहीं, किसी को नष्ट करने का कोई भाव नहीं। फिर अवध की राजधानी कौन होगा, कौन होगी? अयोध्या। अब मन को उस बिंदु पर केंद्रित करना पड़ेगा जहां कोई युद्ध नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई ड्युअलिटी नहीं। अयोध्या का राजा कौन होगा? दशरथ। वो 10 इंद्रियों को रथेंगे, तब मन में अवध का भाव भी उत्पन्न होगा, अयोध्या का भाव भी उत्पन्न होगा और राम भी उत्पन्न होगा। तब 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा की शक्ति रावण को नष्ट करेगा। यह है राइजिंग भारत का अर्थ, जो आपकी दुनिया के बाहर से लेके अंतर तक का मार्ग प्रशस्त करेगा। बस अंत में एक बात और समझिए, मानसिकता की इस गुलामी की भाव से हमें इसलिए भी मुक्त होना है। अभी शिवरात्रि का पर्व आ रहा है, हमारे बहुत से बच्चे ये प्रश्न करते हैं कि दूध क्यों चढ़ाया जाता है, जल क्यों चढ़ाया जाता है, मुझे तर्क से उत्तर चाहिए। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं, मगर वही बच्चे कभी इस बात पे तर्क करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करते कि मैं फटी हुई जीन्स क्यों पहनना चाहिए, इस पे कोई तर्क नहीं करता। इसीलिए हम लोग संघ का एक गीत था जो नंद कुमार जी को ध्यान होगा, हम लोग बचपन में कहते थे, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम। आगे की पंक्ति थी, वेश वाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते निज प्रकृति को आज भूले, इस विदेशी नकल को अब अस्मिता क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम। तो इसलिए यह चुनौती है राइजिंग की। और फाइनली आप समझिए, इंडिया इज ऑल सेट टू राइज, नॉट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट टू मोटिवेट द वर्ल्ड। हम सुपर पावर बनने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम जगत गुरु बनने के लिए आ रहे हैं, विश्व को दबाने के लिए नहीं, धमकाने के लिए नहीं, प्रेरणा देने के लिए आ रहे हैं। और इसलिए, और वो किस माध्यम से आ रहे हैं? उस विचार के माध्यम से आ रहे हैं जिसे हिंदू और हिंदुत्व कहा जाता है। तो मैं अटल जी की प्रसिद्ध कविता हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसके अंतिम छंद के साथ समाप्त करता हूं कि जब हम राइज करेंगे तो दुनिया में क्या होगा? होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम। कोई दुनिया का देश नहीं जीतने जा रहा हूं, मैं तो कहता हूं अपने को जीतो। होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया। कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। धन्यवाद।